हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन इस वीडियो में समझेंगे अप्रैल मंथ का फर्स्ट और सेकंड वीक का करंट अफेयर। ठीक है, तो इस वीडियो में अप्रैल का जो फर्स्ट और सेकंड वीक है दोनों कंबाइंड है। ठीक, तो समझते हैं। देखो, कच्चा तीबू द्वीप ये काफ़ी चर्चा में रहा है, न्यूज़ में रहा है, सुना भी होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट मुद्दा है, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे करंट। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा समझते हैं। तो कच्चा तीबू द्वीप, ठीक, ये चर्चा में रहा है अभी हाल ही में। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1974 में जो कच्चा तीबू या कच्चा थिबू द्वीप है श्रीलंका को देने के लिए कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। तो ठीक है, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। कहा है कि 1974 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो उन्होंने क्या किया था, कच्चा द्वीप जो द्वीप है वो श्रीलंका को दे दिया था एक समझौता के दौरान। ठीक, इसीलिए काफी चर्चा में रहा है और चुनावी साल चल रहा है तो चुनावी मुद्दे के लिए इसलिए उनको इन्होंने कहा है। ठीक है, तो यार इस संसद में भी बोला था 2023 में। ठीक, तो ये तब से ही ये चर्चा में चल रहा है। ठीक है, तो कच्चा द्वीप द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य में 285 एकड़ में फैला एक द्वीप है। इसकी लंबाई 1.6 किलोमीटर और चौड़ाई 300 मीटर से अधिक है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, लोकेशन याद रखना। ठीक, श्रीलंका और भारत के बीच में मुद्दा है तो वहां पर तो हुआ ही। और जो पाक जल डमरू मध्य जो क्षेत्र है, ठीक है, मन्नार की जो खाड़ी अभी अपन मैप में देखेंगे तो वहां पर ये स्थित है, याद रखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कच्चा तीबू द्वीप भी पूछा जाए, उसके आसपास की जो लोकेशन है वो ही पूछी जा सकती है। ठीक है, पाक स्टेट किन दो देशों के बीच है तो इंडिया और श्रीलंका। ठीक है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है तो ये भी पूछा जा सकता है। ये नहीं है कि कच्चा तीबू करंट में है तो वो ही पूछा जाए। ठीक, तो याद रखना। और कच्चा तीबू जो द्वीप है उसमें कोई मानव नहीं रहता, मतलब ऐसी कोई मानव बस्ती नहीं है, ये वीरान द्वीप है। ठीक है, उसमें मात्र एक चीज है, वो है चर्च, सेंट एंथोनी चर्च वहां पर एक। तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एकमात्र संरचना है ठीक वहां पर। तो ये याद रखना, सेंट एंथोनी चर्च। ठीक, इसका निर्माण हुआ था 20वीं सदी में। कच्चा तीबू विवाद कब शुरू हुआ ये भी अपन समझ लेते हैं। 1505 से 1658 तक द्वीप पर पुर्तगालियों का कब्जा रहा। ठीक, यानी कि पुर्तगाली आए थे भारत में तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उनका ही शासन था, उन्होंने ही कब्जा कर रखा था। तो पुर्तगालियों के कब्जे के कारण श्रीलंका ने कच्चा द्वीप पर अपनी संप्रभुता का दावा करता था। ठीक, वो शुरू से ही अपना दावा करता आ रहा है कि ये कच्चा द्वीप हमारा है। ठीक है, उस पर विवाद रहा है। जब पुर्तगाली थे तब भी विवाद था, अंग्रेजों ने फिर वहां पे कैप्चर किया तो तब भी विवाद रहा है। ठीक है, भारत ने अपनी संपत्ति के हिस्से के रूप में, मतलब भारत ने बताया कि हमारा ये एरिया है, हमारी ही संपत्ति है। ठीक है, इसके हिस्से के रूप में रामनाथ के राजा के कब्जे के कारण इस पर विवाद का दावा किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये तमिलनाडु वाला जो एरिया वहां पे जो रामनाथ के राजा हुआ करते थे, ठीक, उनका इस पर अधिकार था। ठीक है, तो उसी के कारण बोला है कि ये हमारा हिस्सा हिस्सा है, इंडिया का ही भाग है। ठीक है, जिसके कारण ये करंट में चल रहा है। आगे देखो, कच्चा द्वीप ब्रिटिश काल से ही भारत और श्रीलंका के बीच एक विवादित क्षेत्र है, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, जो पुर्तगाल से ही चला आ रहा है, फिर ब्रिटिश का इस पे अधिकार हुआ तो फिर ब्रिटिश के साथ इनका विवाद होता रहा है। ठीक, यह द्वीप 1974 में एक समझौते के माध्यम से भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को सौंप दिया गया है। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस टाइम पे, इसीलिए इसको मुद्दा उठाया गया है। ठीक, तो कब कब समझौता हुआ है तो ये भी पूछा जा सकता है। तो 1974 में। ठीक, इंदिरा गांधी की सरकार थी तो ये भी याद रखना। तो उन्होंने समझौते के तहत इसको श्रीलंका को सौंप दिया, बोल दिया कि मतलब एक वीरान है, इसमें कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं है, मानव एक्टिविटी नहीं है और ज़्यादा बड़ा एरिया भी नहीं है। ठीक, तो ऐसे ही कई चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, ये है श्रीलंका और ये तमिलनाडु इंडिया का पार्ट। ठीक, और ये है कच्चा द्वीप द्वीप। इसको अपन मैप में समझते हैं, उसमें डिटेल में समझ में आया, अपन पाक स्टेट भी दिख जाएगी और मन्नार की जो खाड़ी है वो भी दिख जाएगी। ठीक, तो ये देखो, तो ये है श्रीलंका। ठीक है, और यह है इंडिया तमिलनाडु का एरिया। ठीक, ये है कच्चा द्वीप द्वीप। इसको अपन जूम करते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा द्वीप, ये रहा छोटा सा द्वीप है। इसमें मैंने बताया था एंटोनी चर्च है एकमात्र। ठीक, तो याद रखना ये चीज भी काफी छोटा है। ठीक है, तो ये है, इसकी लोकेशन याद रखना। और मैंने बताया था पाक स्टेट। ठीक,
तो पाक स्ट्रेट यहाँ पर ही है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट याद रखना, और गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो ये दोनों लोकेशन याद रखना, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये भी बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लोकेशन याद रखना इस चीज़ की, ठीक। कच्चा द्वीप जो काफ़ी चर्चा में है अभी करंट में, ठीक है। ठीक, तो अपन समझ चुके हैं। तो ये कच्चा द्वीप लोकेशन याद रखना इसको, ठीक है। आगे समझते हैं। देखो, वित्त वर्ष 2024 में कार्गो थ्रूपुट में पारादीप पोर्ट सबसे बड़ा भारतीय प्रमुख बंदरगाह बनकर उभरा है, ठीक। तो ये पोर्ट है इंपोर्टेंट, इसको भी याद रखना। तो पारादीप पोर्ट, ठीक है, पारादीप बंदरगाह, ठीक। गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह, जो गुजरात का दीनदयाल बंदरगाह है, इसका पुराना नाम था कांडला बंदरगाह, ठीक है। तो पहले टॉप पे वो रहा करता था, उसको पीछे छोड़ते हुए उड़ीसा राज्य में स्थित पारादीप बंदरगाह वित्त वर्ष 2024 में 145.38 मिलियन टन के कार्गो थ्रूपुट के साथ कार्गो मात्रा के मामले में, किसके मामले में, कार्गो मात्रा के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह बनकर उभरा है। तो ये बंदरगाह करंट में है, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। तो किस राज्य में है ये याद रखना, उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। किसको पीछे छोड़ा है, तो गुजरात का जो दीनदयाल बंदरगाह है उसको, ठीक। तो याद रखना। तो ये कार्गो मतलब ये माल का आना, ठीक है, कितने मात्रा में आ रहा है, ज़्यादा कहाँ पर आ रहा है, ठीक है, माल का उत्पादन का ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें होती हैं कार्गो, ठीक। उसी के मामले में ये फर्स्ट पर आ चुका है, ठीक है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह ने अपने परिचालन के 56 साल के इतिहास में पहली बार, ठीक, बंदरगाह मंत्रालय के निर्देश पर दीनदयाल बंदरगाह द्वारा स्थापित पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अपन को मेनली याद क्या रखना है कि कहाँ पर है पारादीप पोर्ट, तो वो उड़ीसा में है, ठीक है। पारादीप पोर्ट कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में। किसको पीछे छोड़ा है, तो गुजरात का दीनदयाल जो बंदरगाह उसको, ठीक। तो ये याद रखना। आगे देखो, एकल कोशिकाओं का अध्ययन करने के लिए सी कैंप द्वारा एक नया प्लेटफॉर्म विकसित किया गया, उसका नाम है ऑप्टी ड्रॉप। तो याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा बन जाता कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑप्टी ड्रॉप क्या है, ठीक है। तो सी कैंप द्वारा जारी किया गया एक एकल कोशिकाओं का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो सेंटर, सी कैंप का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म, ठीक। इसका फुल फॉर्म है सी कैंप ने एकल कोशिकाओं का अध्ययन करने के लिए। तो सीधा सीधा ये भी बन जाएगा कि ऑप्टी ड्रॉप जो हाल ही में चर्चा में रहा किसके अध्ययन के लिए है, तो एकल कोशिकाओं का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। नया प्लेटफॉर्म है ऑप्टी ड्रॉप, ठीक, याद रखना। यह आसानी और सटीकता के साथ बूंदों में समाहित एकल कोशिकाओं का अध्ययन करने में सक्षम होगा, ठीक है। ऑप्टी ड्रॉप दवा स्क्रीन के दौरान व्यक्तिगत कोशिकाओं पर प्रभाव का अध्ययन करेगा, पर्यावरण नियंत्रण और इम्यूनो ऑन्कोथेरेप्यूटिक्स में CAR-T कोशिकाओं का पता लगाने और शॉर्ट करने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये है। तो याद रखना अपन को मेनली क्या, ऑप्टी ड्रॉप क्या है, किसके द्वारा विकसित किया गया है, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है, तो एकल कोशिकाओं का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। ओपन एआई द्वारा एक वॉइस क्लोनिंग टूल, ठीक, वॉइस क्लोनिंग टूल, उसका नाम क्या, वॉइस इंजन, इसका अनावरण किया गया है। तो याद रखना, तो वॉइस इंजन क्या है, ओपन एआई द्वारा एक विकसित वॉइस क्लोनिंग टूल है, याद रखना, ठीक है, वॉइस क्लोनिंग टूल। तो ये ओपन एआई से कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना। तो वॉइस इंजन किसके द्वारा विकसित किया गया है, ओपन एआई, ठीक। तो याद रखना है। प्रसिद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि प्रसिद्ध एआई कंपनी ओपन एआई ने वॉइस इंजन नामक अपने नवीनतम नवाचार का प्रदर्शन करके वॉइस असिस्टेंट के क्षेत्र में कदम रखा है, ठीक है। वॉइस असिस्टेंट होते हैं जो एलेक्सा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है, ठीक, गूगल का है, तो वो सब चीज़ें, सीरी है एप्पल का, तो ये सब चीज़ें। तो उसी में इसने अपना ओपन एआई है, उसने भी वॉइस इंजन लॉन्च किया है। यह अत्याधुनिक तकनीक किसी व्यक्ति की आवाज़ को उल्लेखनीय सटीकता के साथ दोहराने के लिए डिजाइन की गई है, ठीक। तो अपन को मेनली बस इतना याद रखना कि वॉइस इंजन क्या है, ठीक। आगे क्या है, HDFC बैंक, जो HDFC बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। और लक्षद्वीप इंपोर्टेंट है क्योंकि यह भी करंट में रहा था, ठीक। लक्षद्वीप और जो मालदीव का जो मुद्दा था,
ठीक, प्रधानमंत्री लक्षद्वीप पर गए थे, उन्होंने अपने लक्षद्वीप को पर्यटन के दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए बोला था इसमें, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि करंट में रहा है। तो लक्षद्वीप में और ये पहला निजी बैंक है वो है HDFC, जिसने अपनी एक ब्रांच खोली, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाए कि हाल ही में कहाँ पर निजी बैंक की एक शाखा खोली गई, किस बैंक द्वारा एक शाखा खोली गई, तो वो है HDFC। या फिर ऐसा पूछा जाए कि हाल ही में HDFC द्वारा किस आइलैंड पर अपनी एक शाखा खोली गई, तो लक्षद्वीप पर। ठीक, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। लक्षद्वीप में शाखा रखने वाले एकमात्र निजी बैंक बनने के लिए निजी ऋणदाता HDFC बैंक ने कारावती द्वीप में एक शाखा खोली है, ठीक है, जो इसकी राजधानी है। इस शाखा का उद्देश्य व्यक्तिगत बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करके केंद्र शासित प्रदेश में बैंकिंग बुनियादी ढांचों को उन्नत करना है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश भी है ये लक्षद्वीप, मालूम है, ठीक। तो याद रखना ये सब चीजें, ठीक। तो मेनली अपन को क्या रखना है, HDFC बैंक कहाँ पर, लक्षद्वीप में, ठीक है। आगे समझते हैं। ईरान में चारवाहा बंदरगाह के बाद, ठीक, भारत ने म्यांमार के सिटवे में अपने दूसरे विदेशी बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार सुरक्षित कर लिया है, ठीक। तो ये सिटवे जो बंदरगाह है, याद रखना, इंपोर्टेंट है। कहां पर है, म्यांमार में, ठीक। अपन इसको समझते हैं अभी। देखो, कालादान प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया का और म्यांमार का, उसके तहत इस बंदरगाह को डेवलप किया गया है, ठीक है। तो ये काफी चर्चा में, और ये आज का मुद्दा नहीं, ये काफी 2013, 2015, 16 से ये चल रहा है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो कालादान जो प्रोजेक्ट है, कालादान नदी पर स्थित बंदरगाह, ठीक, पूरे बंदरगाह के संचालन को संभालने के लिए कौन कौन है, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के एक प्रस्ताव को विदेश मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई। तो इसमें 3 आ जाएंगे, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और दीनदयाल पोर्ट जो अभी मैंने बताया गुजरात का, ठीक है, जिसको पहले कांडला पोर्ट बोलते थे, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी कि जो मुंबई वाला, ठीक। उसके बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो 3 लोग हैं, 3 इसमें हुआ है लिमिटेड, एक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है, दीनदयाल पोर्ट्स है, और जवाहरलाल नेहरू, ठीक। तो याद रखना, जनवरी 2015 में शिपिंग मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार विदेशों में बंदरगाहों के विकास के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत IPGL का गठन और निगमन किया गया। वही IPGL, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल, ठीक है। तो इसका निगमन किया गया था 2013। तो मैंने बताया कि 2015-16 से ही इस पर काम चालू हो गया था, ठीक। सिटवे पोर्ट कालादान एक मल्टी मॉडल ट्रांजिटिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो कालादान प्रोजेक्ट है, उसी के तहत इसको डेवलप किया गया है। तो कालादान प्रोजेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो कालादान प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार के बीच में, ठीक। तो ये भी याद रखना। परियोजना का उद्देश्य क्या है, जो पूर्वी भारतीय बंदरगाह कोलकाता को म्यांमार के सिटवे बंदरगाह से रास्ते से जोड़ेगा, ठीक। तो याद रखना, ईरान का जो चाबार बंदरगाह है, उसके बाद अपना ये दूसरा विदेशी जो बंदरगाह उसको अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना, सितवे बंदरगाह को कालादान नदी जलमार्ग के माध्यम से, ठीक, कालादान नदी है के माध्यम से म्यांमार में पलेतवा और एक सड़क घटक के माध्यम से पलेतवा को मिजोरम में जोरनीपुई से जोड़ेगा, ठीक। तो ये इसकी पूरी प्रोसेस है। अब ये अपन मैप में थोड़ा समझ लेंगे। यह लिंक पूर्वोत्तर राज्यों में माल भेजने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग है, ठीक है, एक ऑप्शनल मार्ग प्रदान करेगा, और कोलकाता से मिजोरम और उसके आगे तक की लागत और दूरी को भी काफी कम कर देगा, ठीक है। देखो, ठीक, ये है म्यांमार, यह है इंडिया। तो यहाँ से कोलकाता से होते हुए, ठीक, ये है सितवे पोर्ट, ठीक है। फिर यहाँ से क्या है, यहाँ से मणिपुर को जोड़ेगा, ठीक है, मणिपुर को जोड़ेगा। तो ये है इसका उद्देश्य, ठीक। अगर बाई चांस मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये है नेपाल, ये है भूटान, ये है सिक्किम, ठीक। तो नेपाल, भूटान, तो कहीं चीन के दबाव के कारण या चीन कुछ ऐसा कर रखा है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई इस एरिया में, ठीक है, यहाँ से निकलने का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए एक वैकल्पिक मार्ग है, ठीक है, जो अपन को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ेगा। यहाँ से नहीं जोड़ पा रहा है तो यहाँ से जोड़ने का काम करेगा ये, ठीक है। जो मणिपुर है, अपना नागालैंड है, इन सबको कैसे जोड़ेगा, अगर यहाँ से नहीं आवाज चाहे तो बांग्लादेश तो होते हुए तो निकल नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे। तो ये जो म्यांमार के तहत सितवे पोर्ट होते हुए एक सड़क भी जोड़ी गई है यहाँ से, ठीक है। ये तो ये चीज है। तो ये याद रखना, कालादान प्रोजेक्ट, ठीक, सितवे पोर्ट काफी इंपोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है।
आगे देखो, हरेंद्र सिंह को भारतीय महिला हॉकी का कोच नियुक्त किया है। तो भारतीय महिला हॉकी का कोच किसे नियुक्त किया है? हरेंद्र सिंह को, ठीक है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जेनेक सॉपमैन के भारतीय महिला हॉकी के मुख्य कोच का पद छोड़ने के बाद, ठीक है, तो इससे पहले कौन थे वो भी अपन याद रख सकते हैं, जेनेक सॉपमैन, ठीक, उन्होंने पद छोड़ दिया। तो उसके बाद हरेंद्र सिंह को भारतीय महिला हॉकी का कोच नियुक्त किया गया है, ठीक है। इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हरेंद्र सिंह ने सीनियर पुरुष हॉकी टीम सहित विभिन्न भारतीय टीमों को कोचिंग भी दी है, ठीक है। पुरुष हॉकी टीम में भी इन्होंने ट्रेनिंग दी है, कोचिंग दी है, ठीक। हरेंद्र यूएसए पुरुष हॉकी टीम के कोच के रूप में कार्यरत थे, ठीक है। तो ये यूएसए की जो हॉकी टीम है उसके भी कोच रह चुके हैं। एक कोच के नेतृत्व में हरेंद्र ने 1997 में भारतीय पुरुष हॉकी से अपना करियर शुरू किया था, यानी कि 1997 में भारतीय हॉकी टीम से जुड़े थे, ठीक, भारतीय पुरुष हॉकी टीम से जुड़े थे। उनके नेतृत्व में भारत ने 2016 में पुरुष जूनियर विश्व कप जीता, ठीक, 2017 में महिला एशिया कप और 2018 एशिया चैंपियंस ट्रॉफी सहित 11 स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक। तो काफी इंपोर्टेंट नाम है, याद रखना। और भारतीय महिला हॉकी के कोच नियुक्त किए गए हैं, इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे समझते हैं। भारत में पहली महिला उच्चायुक्त ब्रिटेन द्वारा नियुक्त की गई, ठीक। तो ये भारत में पहली, उसमें भी महिला, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाती है। भारत में पहली महिला उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर, ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं, ब्रिटेन द्वारा नियुक्त की गई, ठीक। तो ब्रिटेन, जब जहां पर ब्रिटेन ने शासन किया, जैसे उपनिवेश बनाया जिन देशों को, ठीक है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम्स किन के बीच में होते हैं? जहां पर उसका उपनिवेश था, जिन जिन कंट्रियों में था, ठीक है, तो उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। ऐसे ही जहां जहां पर इनका शासन रहा है, उपनिवेश किया है इन्होंने, ठीक है, जैसे इंडिया है, ठीक, तो ये सब चीजें, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, तो इन पर इन्होंने क्या है, उपनिवेश बनाया था। तो वहां पर जब ये अपना उच्चायुक्त नियुक्त करते हैं, यानी कि वहां पर जब इनको राजदूत अपन बोलते हैं, जैसे मेनली उसे राजदूत बोला जाता है, लेकिन जब ये युक्त करते हैं जहां पर इन्होंने उपनिवेश बनाया था जिस कंट्री को, तो उसे बोलते हैं उच्चायुक्त, यानी कि हाई कमिश्नर बोला जाता है, ठीक है, उच्चायुक्त बोला जाता है। अगर यही वो किसी दूसरे देश में जहां पर इनका उपनिवेश नहीं रहा, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, तो वहां पर इनका वो राजदूत ही बुलाया जाएगा। लेकिन जहां पर उपनिवेश रहा है वहां पर उच्चायुक्त बोला जाएगा, हाई कमिश्नर, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये भारत में पहली महिला जो है वो, उसका उनका नाम क्या है? लिंडी कैमरन। इनको क्या बनाया गया है? भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में कार्यभार संभालेंगे, ठीक है, उच्चायुक्त बनाया गया है, तो याद रखना, ये इंपोर्टेंट है। इनका नाम क्या है? लिंडी कैमरन, ठीक है। उन्होंने श्री एलेक्स एलिस सीएमजी का स्थान लिया है, जो किसी अन्य राजनयिक सेवा नियुक्ति में स्थानांतरित होंगी, ठीक। एलिस जो स्पेन है, ब्रिटेन की अगली राजदूत होंगी, ठीक। तो ये है, ठीक। तो अपन को मेनली याद क्या रखना? लिंडी कैमरन। जो कैमरून है, यानी कि यह कैमरन या कैमरून अप्रैल 2024 को अपनी नियुक्ति ग्रहण करेंगे, ठीक। तो इन्होंने क्या है, अप्रैल में नियुक्ति ग्रहण कर ली है, ठीक। तो ये इंपोर्टेंट है, नाम याद रखना, लिंडी कैमरन या लिंडी कैमरून, ठीक। आगे समझते हैं। डस्ट लिक एक्सरसाइज, ठीक, डस्ट लिक एक्सरसाइज जो सैन्य अभ्यास है, उसका 5वां संस्करण उज्बेकिस्तान के टर्मेस जिले में शुरू होगा। तो भारत और उज्बेकिस्तान जो है, उन दोनों की एक्सरसाइज है डस्ट लिक, ठीक है। तो मैंने बताया था, जब मैंने 2023 के जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थे उसमें ही बताया था, ठीक। तो डस्ट लिक किन दो देशों के बीच में, पहले ये याद रख, तो भारत और उज्बेकिस्तान, दो देशों के बीच में डस्ट लिक, ठीक। 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डेट अपन को इतनी याद रखनी है, ठीक है। लेकिन जो पिछली बार वाला हुआ था 2023 का, वो 20 फरवरी 2023 को हुआ था। तो ये इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इंडिया में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि डस्ट लिक जो पिछले साल इंडिया में हुआ था, तो इंडिया में कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था, ठीक। डस्ट लिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। तो 2019 से ये एक्सरसाइज चल रही है, डस्ट लिक, ठीक है। आगे समझते हैं, ठीक। तो ये कंप्लीट हो चुका है अपना। अप्रैल का फर्स्ट और सेकंड वीक दोनों इसमें कंबाइंड है, तो अपने 2 वीक कंप्लीट हो चुके हैं, अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड वीक, ठीक है। अब अपन समझेंगे थर्ड वीक, ठीक, फिर फोर्थ वीक। तो क्या है, फिर अपना क्या हो जाएगा? अप्रैल का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।